अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा अंजुम है और मैं आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मतलब डिस्कशन करूँगी। आज हमारा 9th लेसन है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आज किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल और फिर उन दोनों थ्योरीज के दरमियान में कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल पेश किया था। इसका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड और ये एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट है। इसने अल्फा पार्टिकल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोलोनियम और रेडियम से प्रोड्यूस होते हैं। इस काम के लिए इसको 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था और इसने जो एटम के मुतालिक एक्सपेरिमेंट्स किए, एटम का स्ट्रक्चर बताया, इसी वजह से इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस भी कहा जाता है। अब हम इसके एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया था। उसने ये मॉडल हमारे सोलर सिस्टम से रिजेंबल किया था कि जैसे सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और सन जो होता है वो सेंटर होता है मैस का, जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो सन होता है। बिल्कुल इसी तरह एटम में भी जो सेंटर है उसमें मैस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसने सबसे पहले प्लम पुडिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसे प्लम पुडिंग थ्योरी ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव चार्जेस उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, यहाँ डायग्राम में आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। बॉक्स के अंदर जो ब्लैक डॉट है, ये वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे कि रेडियम या पोलोनियम, जो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है, तो हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स हो जाते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉयल, जिसकी थिकनेस, फॉयल मतलब एक जैसे हम चांदी का वर्क अपनी स्वीट डिशेस पे लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सोने का वर्क जो है उसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर हो, तो हम जब अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर बौछार करवाते हैं तो हम देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द ये जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर कुछ निशानात आएंगे उन अल्फा पार्टिकल्स के। तो हम देख सकेंगे कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट होना मतलब मुड़ जाना कुछ सर्टेन एंगल से, और कुछ बाउंस बैक हो गए। अब ये एक्सपेरिमेंट था। आगे हम उसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, आप इस डायग्राम में नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल के एटम से टकराते हैं तो कुछ अनडिफ्लेक्टेड उसमें से गुजर जाते हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन यानी कुछ सर्टेन एंगल से मुड़ जाते हैं और कुछ बाउंस बैक कर जाते हैं। तो यही उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि मेजॉरिटी पार्टिकल जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी वो गोल्ड फॉयल से गुजर गए। कोई 20,000 में से चंद एक ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ थोड़े डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बिल्कुल 180 के एंगल से मुड़ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि हम कहते हैं कि इसमें कंक्लूजन्स, रदरफोर्ड ने अपना रिजल्ट क्या निकाला। उसका रिजल्ट ये था कि हमारे पास जो एटम है उसका मेजॉरिटी पार्ट एम्प्टी है, खाली है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आराम से गुजर गए। दूसरा, जो उसका सेंटर है वो उसका हार्ड और डेंस पार्ट है, क्योंकि उससे जो चीज़ भी टकराती है वो या तो मुड़ जाती है या फिर
बिल्कुल वापस चली जाती है। तीसरी बात कि जो कंप्लीट रीबाउंस है वो ये बताता है कि न्यूक्लियस हार्ड है, डेंस है। फिर चौथी बात, अब इतने कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब है जो सेंटर है उसका साइज क्या है, छोटा है, और मेजॉरिटी जो वॉल्यूम है एटम का वो खाली है। पांचवी बात, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और वो अपने एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। छठी बात, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है। सातवीं और आखिरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर हैं, उनके अलावा एटम के जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये 7 कंक्लूजन्स रिजल्ट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अब ये तो बातें वो हैं जो उसके लिए पॉजिटिव थी, लेकिन कई सारी बातें ऐसी थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब देखें, जब एक एवोल्यूशन हो रही होती है, एक चीज़ डिस्कवर हो रही होती है, एक चीज़ एक्सप्लेन हो रही होती है, तो एक ही बंदा सारी बात तो नहीं जान सकता। तो उसके जो गलतियां होती हैं वो अगला साइंटिस्ट आके ठीक करता है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं उसमें डिफेक्ट क्या थे इस एटॉमिक मॉडल में। तो इसमें 2 डिफेक्ट्स थे। सबसे पहली बात उसमें डिफेक्ट था कि जो रदरफोर्ड था उसकी एटॉमिक मॉडल का जो बेस थी, जो उसकी बुनियाद थी, वो थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो कि कहती थी कि जो चीज़ भी मूव करती है वो लगातार एनर्जी एमिट करती है, निकालती रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो लगातार न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो लगातार एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो एंड पे थक हार के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons should emit energy continuously while revolving around the nucleus, and they should fall into the nucleus. अल्टीमेटली उसको किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो लगातार होना चाहिए, यानी रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, यानी रोशनी डार्कनेस, ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। तो हमें उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये चीज़ भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था, लेकिन उसने ये कह दिया था कि प्लम पुडिंग थ्योरी गलत है, एटम का स्ट्रक्चर किसी हद तक बता दिया था। अब कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए, जो साइंटिस्ट थे बाद के, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस अराइज किए और उन क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट साइंटिस्ट देता है। तो हमारे पास वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले ये कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है तो एटम को तो क्लैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन एटम क्या है? स्टेबल है। इसी तरह एटम को लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन वो क्या देता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं उन्होंने उसको इम्परफेक्ट कह दिया है, तो एक नया साइंटिस्ट आएगा, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा। तो जो नया साइंटिस्ट आया वो उसी का स्टूडेंट था, नील बोहर, जो कि उसके उसी के पास, रदरफोर्ड के पास पोस्ट डॉक्टरेट की रिसर्च कर रहा था। डेनिश फिजिक्स था और उसने 1913 में अपना मॉडल पेश किया। उसने अपने मॉडल की बेस मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बनाया और उसने उसके लिए 1922 में नोबेल प्राइज हासिल किया। ये तो कुछ बात होगी साइंटिस्ट की। तो अब हम उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट उसका रदरफोर्ड से ही मुतल्लिक है, लेकिन उसने उनके कंक्लूजन्स जो थे वो डिफरेंट निकाले। उसने सबसे पहले अपनी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को रखा और 1913 में अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की और सबसे पहले ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी एनर्जी लेवल जो सर्कल होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको ऑर्बिट कहते हैं, तो वो जो है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में होता है तो ना तो एनर्जी लूज करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है। तो सबसे बुनियाद उसने इस बात को रखा क्वांटम थ्योरी को, कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा
और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। इस बुनियाद पर उसने 5 अपने पोस्टुलेट्स रखे, नुकात रखे, जो कि क्या थे। नंबर 1 कि अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लें कि जिसके सेंटर में एक प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस r है, और उस सर्कल को हम कहेंगे ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। अब हर एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 3 पॉइंट कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में होगा, ना वो एनर्जी लूज करेगा, ना वो एनर्जी गेन करेगा। वो एनर्जी लूज तब करता है या गेन कब करता है, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है। अब वो जंप कब करेगा, ठीक है। जंप करने का मतलब ये है कि अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी हाई है और वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो जाहिर है उसको अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी निकालनी है, तो वो एनर्जी एमिट करेगा। और अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये कितनी एनर्जी लूज करेगा, कितनी एनर्जी गेन करेगा, इसका लिए मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है डेल्टा E यानी डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। H क्या है, मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और ये म्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी। E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। अब 5वां पॉइंट क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी वो फोर्स जो उसको सर्कल में मूव करती है वो भी फिक्स होती है, और वो हम मालूम कर सकते हैं एक फार्मूला से, mvr इज इक्वल टू NH/2 तो वो m क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, n क्या है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, h क्या है, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, 2 एक कांस्टेंट है, और पाई 3.14 ये एक कांस्टेंट है। अब इस तरह से हम लोगों ने अपने 2 एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस कर लिया है। इनके दरमियान में हमने अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया है कि डिफरेंसेस कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस बता देते हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करता है। रदरफोर्ड में डिफेक्ट्स थे जो कि बोहर ने उनको क्लैरिफाई किया। बोहर ने कहा कि एनर्जी लूज या गेन वो सिर्फ तब करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हर एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।